हम शुरू करते हैं बेटा। कल हमने मेंडलीव पीरियोडिक लॉ डिस्कस किया था और साथ में मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हमने कल जो है वो डिस्कस किए थे। सॉरी, एडवांटेजेस हमने बताया था। आज हमें उसके डीमेरिट्स या डिसएडवांटेजेस पढ़ने हैं। मेंडलीव ने अब पीरियोडिक लॉ में बताया था कि किसी भी एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होती है वो डिपेंड करती है उसके एटॉमिक मास पर। और उसने कहा था कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। और इस बिहाफ पर उसने एलिमेंट्स को अरेंज किया टेबुलर फॉर्म में और एक पीरियोडिक टेबल की फॉर्मेशन की। इस पीरियोडिक टेबल के अंदर जो इसके एडवांटेजेस थे वो हमने कल डिस्कस कर लिया था। इसके एडवांटेजेस में कि टेबुलर फॉर्म में यानी कि ग्रुप्स की शक्ल में है और पीरियड की शक्ल में है। ग्रुप हम कहते हैं वर्टिकल कॉलम्स को, पीरियड हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल रॉस को। तो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में 8 वर्टिकल कॉलम्स या 8 ग्रुप्स थे और इसके अलावा 12 हॉरिजॉन्टल रॉस या 12 पीरियड्स थे। तो इसके जो मेरिट्स हैं वो हमने कल डिस्कस किया था कि उस एलिमेंट्स को जो उस वक्त एलिमेंट्स डिस्कवर्ड नहीं हुए थे उसे अनडिस्कवर्ड एलिमेंट की भी प्रिडिक्शन की थी। लिहाजा उससे जब अनडिस्कवर्ड एलिमेंट की भी प्रिडिक्शन की तो उस ये उसके पीरियोडिक टेबल के जो कुछ एडवांटेजेस जो हमने कल डिस्कस किए थे। आज हमें एक्चुअली पढ़ना है मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के जो डीमेरिट्स हैं कि उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं या उनके डिफेक्ट्स क्या हैं और इस डिसएडवांटेजेस की वजह से कुछ मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के अंदर थोड़ी सी जो प्रॉब्लम आई और फिर इस प्रॉब्लम को कैसे रिमूव किया गया। सबसे पहली बात कि पोजीशन ऑफ लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स। लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स, lengthenides and actinides series of elements have been assigned a single place in periodic table despite having different atomic weights। अच्छा, अब जरा देखें कि इसने सबसे पहली बात कि हमारे पास दो एलिमेंट्स की सीरीज है। एक को हम कहते हैं लैंथेनाइड्स और एक को हम कहते हैं एक्टिनाइड्स। तो लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स को मेंडलीव ने ऑल दो के इनके एटॉमिक वेट्स एटॉमिक मासेस डिफरेंट हैं लेकिन इसने उन्हें एक साथ प्लेस्ड कर दिया। लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स हम आगे जाकर मॉडर्न टेबल में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे कि ये एलिमेंट्स की दो सीरीज हैं। एक लैंथेनाइड जो लैंथेनियम से शुरू होती है और ल्यूटेटियम पर इसका एंड होता है और दूसरी जो है एक्टिनाइड जो सीरियम से शुरू होती है और लॉरेंशियम पर कंप्लीट होती है। दो सीरीज हैं एलिमेंट्स की। एक को हम कहते हैं लैंथेनाइड्स। इनको क्यों कहा जाता है लैंथेनाइड्स ये हम आगे जब मॉडर्न टेबल पढ़ाएंगे इंशाल्लाह ताला। आई थिंक हम कल की क्लास में इसको हम डिटेल से कोशिश करेंगे बताने की। और इस तरह एक्टिनाइड्स हम क्यों कहते हैं तो कल की जो क्लास है उसमें हम पीरियोडिक टेबल जो है वो डिस्कस करेंगे। कल की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि कल की क्लास के बाद इंशाल्लाह ताला आपको पीरियोडिक टेबल पढ़ना और समझना आ जाएगा। अभी जब आप पीरियोडिक टेबल देखते हैं तो उसमें स्लाइटली कंफ्यूजन होती है। जब आप कल की क्लास लेंगे तो कंफ्यूजन आपकी रिमूव हो जाएगी। तो पहला जो इसका डिसएडवांटेज वो ये कि जो मेंडलीव ने लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स जो बिल्कुल डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, कुछ हैवी एलिमेंट्स हैं और इनके एटॉमिक मासेस जो हैं वो भी डिफरेंट हैं, लेकिन इसने इन्हें एक साथ प्लेस कर दिया। इसने इन्हें एक साथ जो है प्लेस कर दिया। लिहाजा ये इसका एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज था कि मेंडलीव ने इन एलिमेंट्स को एक साथ रखा जो बाद में इसको रिमूव भी किया गया। इसके बाद सेकंड आप देखें तो अकोमोडेशन ऑफ एल्कली मेटल्स एंड क्वाइनेज मेटल्स। एक क्वाइनिंग लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा सही कर लीजिएगा। ये क्वाइनेज मेटल्स है, ठीक है बेटा, ये क्वाइनिंग है लेकिन ये क्वाइनेज मेटल्स है कि उसने एल्कली मेटल्स को प्लेस किया क्वाइनेज मेटल के साथ। उसने अल्कली मेटल्स को इसने प्लेस किया क्वाइनेज मेटल के साथ। अब थोड़ी सी बात पहले हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं
कि एल्कली मेटल्स हम आगे जाकर डिटेल से पढ़ेंगे। एल्कली मेटल्स हम कहते हैं 1A ग्रुप को। 1A ग्रुप के माने लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। ये जो एलिमेंट्स हैं ये 1A ग्रुप के एलिमेंट्स कहलाते हैं। इनमें जो मेजर हम डिस्कस करते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इन मेटल्स को एल्कली मेटल्स कहा जाता है। एल्कली हम कहते हैं कि बेसिस विच आर डिसॉल्व इन वाटर आर कॉल्ड एल्कलीज। कि ऐसे तमाम बेसिस जो वाटर में डिसॉल्व हो जाएं उसे एल्कली मेटल्स कहते हैं। तो ऑल बेसिस का ऑल एल्कलीज आर बेसिस, बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कलीज। क्योंकि जो एल्कलीज हैं वो लाजमी बेसिस होंगे, बट नॉट नेसेसरी कि ऑल बेसिस जो हैं वो एल्कलीज हों। ठीक है, बहुत सारे ऐसे बेसिस हैं जो एल्कली हैं और बहुत सारे बेसिस एल्कली नहीं हो सकते। लिहाजा वो तमाम बेसिस जो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं उन्हें एल्कली कहते हैं। अब आते हैं क्वाइनेज मेटल्स। ये ऐसे मेटल्स होते हैं जिन्हें हम क्वाइंस बनाने में यूज कर सकते हैं, गोल्ड, कॉपर और सिल्वर। ये मेटल्स क्वाइनेज मेटल्स कहलाते हैं, पीरियोडिक टेबल में 1B ग्रुप से बिलोंग करते हैं। इन मेटल्स को हम क्वाइंस बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब तो खैर हम इसको नहीं करते, लेकिन शुरू में आप देखें कि एक्चुअली जो गोल्ड है इसको शुरू से स्टैंडर्ड रखा गया है। पहले हमारे यहाँ जब ओल्ड आप बात करते हैं मुगलों के उससे पहले, तो हम जो क्वाइन इस्तेमाल करते उसको अशरफी कहते थे। और अशरफी जो है वो बेसिकली वो गोल्ड के क्वाइंस होते थे। आजकल तो वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, अब तो करेंसी जो है वो पेपर की फॉर्म में आ गई है, बट पहले वो गोल्ड की करेंसी होती थी। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं तुम्हें बताऊं, अच्छी तरह सुनना, कि एक्चुअली पेपर की करेंसी तो आ गई है, लेकिन ये पेपर की करेंसी बेस करती है कि हर गवर्नमेंट के पास कितना गोल्ड मौजूद है। वो उस गोल्ड के लिहाज से अपनी करेंसी जो है वो प्रिंट कर सकता है। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ अगर करेंसी का इशू है तो हम जनाब रोजाना जो है वो बहुत सारे नोट छाप लें। बल्कि कोई भी गवर्नमेंट जो इंटरनेशनल रूल ये है कि गवर्नमेंट जो है वो अपने गोल्ड के लिहाज से करेंसी प्रिंट करेगी। बहरहाल, तो अब जनाब ये गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ये जो मेटल्स हैं ये क्वाइनेज मेटल्स हैं। ये मेटल्स जो है वो क्वाइनेज मेटल्स होते हैं। और इन क्वाइनेज मेटल्स को मेंडलीव ने प्लेस्ड किया विद एल्कली मेटल्स। अब क्वाइनेज भी मेटल्स हैं और एल्कली भी मेटल्स हैं, तो मेंडलीव ने इनको एक साथ रखा। लेकिन जब इनकी प्रॉपर्टीज ऑब्जर्व की गई तो एक्चुअली क्वाइनेज मेटल्स और एल्कली मेटल्स में बड़ा डिफरेंस सामने आया। बड़ी सिंपल सी बात मैं आपको बताऊं, एक मेजर डिफरेंस मैं आपको पहले बता दूं कि एल्कली मेटल्स जो हैं ये इनकी डेंसिटी कम होती है और ये सॉफ्ट मेटल्स होते हैं। यानी आप अगर सोडियम को नाइफ से कट कर सकते हैं, सीजर से कट कर सकते हैं सोडियम को, ऑल्दो सोडियम मेटल है, बट इसे आप नाइफ या सीजर के जरिए सोडियम मेटल को कट कर सकते हैं। दूसरी चीज कि जो एल्कली मेटल्स हैं वो हाईली रिएक्टिव होते हैं। या सोडियम मेटल को आप ओपन एयर में नहीं रख सकते, ये एयर में से जो वाटर वेपर्स हैं उनके साथ ये रिएक्ट कर जाता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो हम मेटल जितने भी एल्कली मेटल्स होते हैं, सोडियम मेटल स्पेशली, इसे हम कैरोसिन ऑयल के अंदर डिप करके रखते हैं। इसे आप ओपन एयर में नहीं रख सकते। इवन अगर आप अपने हाथ में सोडियम मेटल लें और वहां मॉइस्चर मौजूद, आपका हाथ गीला हो, तो आपके हाथ पर वो बर्न होना शुरू हो जाएगा। तो दे आर हाईली रिएक्टिव। अब ये सॉफ्ट होते हैं, ये नाइफ से कट हो जाएंगे। ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, ओपन एयर में इनको आप प्लेस नहीं कर सकते। जबकि क्वाइनेज मेटल्स में ऐसा नहीं होता, वो हार्ड होता है। आपको पता है कॉपर, गोल्ड और सिल्वर की ज्वेलरीज बनाई जाती हैं, कॉपर के इलेक्ट्रिकल वायर जो है वो कॉपर के बनाए जाते हैं। तो इनकी प्रॉपर्टीज में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। लेकिन मेंडलीव ने इन दोनों को जो है वो
एक साथ प्लेस कर। तो ये प्रॉपर्टीज में इनका डिफरेंस देखने में आया, जो आगे जाके इसको रिमूव किया गया। इसके बाद हम आ जाएं तो एग्जिस्टेंस ऑफ 3 एनामोलस पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स, ये जरा समझिएगा इसे अच्छी तरीके से कि देखिए एक आम सी बात है कि अब जैसे अब यहाँ देखिए 3 एलिमेंट्स आपको पेयर्स नजर आ रहे हैं। एनामोलीज के माने क्या होंगे कि इसने क्या क्या मेंडलीव ने कि एलिमेंट्स को इनकी प्रॉपर्टीज के लिहाज से अरेंज किया। ये बात कल आपको मैंने डिटेल से बताई थी कि उसने एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज देखी और उन प्रॉपर्टीज के लिहाज से उसने एलिमेंट्स को अरेंज करने की कोशिश की, और उसने इसी वजह से बहुत सारी जगहों को वैकेंट रखा और ये बताया कि जिस प्रॉपर्टी का एलिमेंट यहाँ पर आ सकता है वो एलिमेंट अभी डिस्कवर नहीं हुआ, उसकी प्रॉपर्टी मेंडलीव ने वहां पर लिख दी, लिहाजा वो एलिमेंट जो है बाद में डिस्कवर हुआ और उसकी जगह उसी जगह पर जो मेंडलीव ने स्पेस वैकेंट किया था वहां पर आकर प्लेस्ड हो गया। अब जब मेंडलीव ने अपना पीरियोडिक टेबल बनाया तो इस पीरियोडिक टेबल में उस एलिमेंट्स को अरेंज, तो एलिमेंट्स की अरेंजमेंट जो है बेसिकली वो होनी चाहिए ऑन बिहाफ ऑफ एटॉमिक मासेस, या एटॉमिक मासेस इंक्रीज हो रहे हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर आते हैं 3 सेट्स को आप देखें तो मेंडलीव ने क्या क्या, एर्गॉन को जिसका एटॉमिक मास 40 है इसे प्लेस कर दिया पोटेशियम जिसका एटॉमिक मास 39 है। यहाँ एक बात जहन में रखिएगा कि मेंडलीव की जो अरेंजमेंट थी वो एटॉमिक मासेस के लिहाज से थी। यहाँ एटॉमिक वेट्स लिखे हुए तो हैं लेकिन एक्चुअली जो एटॉमिक वेट्स का एटॉमिक नंबर लिखे हुए हैं बट उस वक्त एटॉमिक नंबर का कॉन्सेप्ट नहीं था। तो मेंडलीव ने जो भी एलिमेंट्स की अरेंजमेंट की वो ऑन बिहाफ ऑफ एटॉमिक मासेस। लिहाजा जब हम बात करते हैं एर्गॉन एंड पोटेशियम की तो आप देख सकते हो बेटा कि एर्गॉन का जो एटॉमिक मास वो 40 है और पोटेशियम का जो एटॉमिक मास है वो 39। तो एक्चुअली अगर हम सीक्वेंस की बात करते हैं तो होना क्या चाहिए था कि पोटेशियम को जो है वो एर्गॉन से पहले आना चाहिए बिकॉज इसका एटॉमिक मास 39 है और एर्गॉन का 40 है। तो अब पोटेशियम को पहले आना चाहिए था, एर्गॉन को बाद में। लेकिन जब मेंडलीव ने प्रॉपर्टीज के लिहाज से एटॉमिक मासेस को अरेंज किया तो उसने देखा ये कि एर्गॉन उसने पहले प्लेस कर दिया और पोटेशियम बाद में। सिमिलरली आप देखें कोबाल्ट एटॉमिक मास 59.9 ये इसने पहले लिखा और निकेल 58.6 ये इसने बाद में लिखा। इसी तरीके से टेलेरियम 127.6 एटॉमिक मास से पहले आ गया और आयोडीन आयोडीन 126.9 एटॉमिक मास बाद में आया। अब होना ये चाहिए कि जब हम किसी की सीक्वेंस बना रहे होते हैं तो सीक्वेंस में कोई ब्रेकअप नहीं आता। अगर आप लोअर एटॉमिक मासेस से हायर एटॉमिक मासेस की तरफ जा रहे हैं तो पहले जिसका एटॉमिक मास कम होगा वो आएगा, उसके बाद जिसका एटॉमिक मास ज्यादा होगा उसे लिखा जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो बाकी एलिमेंट्स हैं वो तो प्रॉपर अरेंज हो रहे हैं लेकिन यहाँ इन 3 पेयर्स में जो 6 एलिमेंट्स हैं इन पेयर्स में मेंडलीव ने जो है वो इन पेयर्स में आके ये प्रॉब्लम क्या की कि जिनका एटॉमिक मास जो है वो ज्यादा है वो पहले आ गए, जिनका एटॉमिक मास कम है वो बाद में आ रहे हैं। लिहाजा अब ये प्रॉब्लम ये एक बहुत बड़ा इसका जो है वो डिसएडवांटेज था और साइंटिस्ट पर इस बात पर सोचने लगे कि क्या और दूसरे साइंटिस्ट की तरह मेंडलीव के पीरियोडिक लॉ और टेबल को भी रिजेक्ट कर दिया जाए। तो एक मेजर प्रॉब्लम नजर आई साइंटिस्ट को कि एलिमेंट्स को मिक्सअप कर दिया गया, जैसे लैंथेनाइड्स एक्टिनाइड्स को एक साथ लिख दिया गया, क्वाइनेज मेटल्स को प्लेस कर दिया गया एल्कली मेटल्स के साथ या एल्कली मेटल्स को प्लेस कर दिया गया क्वाइनेज मेटल्स के साथ, जबकि इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है इनकी प्रॉपर्टीज और बिहेवियर के लिहाज से एज वेल। जो एलिमेंट्स की सीक्वेंस है वो एलिमेंट के सीक्वेंस दरमियान में आके मिड में आके ब्रेक हो जाती है कि एलिमेंट जिनके एटॉमिक मासेस हायर हैं वो पहले लिखे हुए हैं और एलिमेंट जिनके एटॉमिक मासेस लोअर हैं वो बाद में लिखे हुए। तो ये बात लोगों के समझ में नहीं आई लेकिन मेंडलीव ने जो अरेंजमेंट की वो अरेंजमेंट की ऑन बिहाफ ऑफ एटॉमिक मासेस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स।
उसने एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को देखते हुए एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस को यहाँ पर ऑब्जर्व किया। लिहाजा उसने एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को देखते हुए यहाँ पे एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस को ऑब्जर्व किया। देखिए पीरियोडिक टेबल जो हम इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे, पीरियोडिक टेबल आपको याद नहीं करना, लेकिन आपको उस पीरियोडिक टेबल की जो प्रॉपर्टीज को समझिएगा, ताकि जब तुम कभी पीरियोडिक टेबल को सामने रखो तो तुम्हें ये पता हो कि ये एलिमेंट यहाँ पर रखा गया है तो क्यों रखा गया है, उसका केमिकल बिहेवियर, उसका फिजिकल बिहेवियर, पूरा पीरियोडिक टेबल जो है ना वो बड़ा साइंटिफिकली बनाया गया। इसमें पीरियोडिसिटी का बहुत इंटरफेरेंस है। वो जो हम पीरियोडिक टेबल आपको पढ़ाएंगे तो उसमें आपको बहुत डिटेल और बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीजें और नई चीजें आपको पीरियोडिक टेबल के हवाले से पता चलेंगी, और एक तमाम बातें आपने पढ़ा एटॉमिक स्ट्रक्चर और शेल, वो सारी बातें आकर मिक्स हो जाती हैं पीरियोडिक टेबल में। तो आपको याद नहीं करना, लेकिन कुछ ग्रुप्स इतने इंपॉर्टेंट हैं कि अगर आप उनको, अच्छा बहुत सारे शायद तो मैं आप लोगों को याद भी हो, लेकिन अगर कुछ ग्रुप्स इतने इंपॉर्टेंट है अगर आप वो याद कर लें तो आपको आगे बेहतरी होगी। बिल्कुल इसी तरह जैसे बहुत सारे एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस तुम्हें याद होते हैं, ठीक है, लेकिन आपको याद करना नेसेसरी नहीं है, क्योंकि जब पेपर में आप जाते हैं तो आपको एटॉमिक मासेस गिवन होते हैं। इसी तरह पीरियोडिक टेबल, आपको पीरियोडिक टेबल की कुछ प्रॉपर्टीज याद करनी है, पूरा टेबल याद नहीं करना, वो आपको समझ में आ जाएगा तो आप बहुत सारी चीजें आपको खुद ब खुद याद हो जाएंगी। तो इसके बाद आगे चलते हैं बेटा। तो अब ये पीरियोडिक टेबल में जो बनाया मेंडलीव ने, ये आपको डिफेक्ट्स नजर आ रहे हैं, पोजीशन ऑफ लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स, इसके बाद अकोमोडेशन ऑफ एल्कली मेटल्स एंड क्वाइनेज मेटल्स, और फिर एग्जिस्टेंस जो है इन थ्री पेयर्स की, कि ये जो पेयर्स हैं ये एटॉमिक मासेस के लिहाज से इनमें वेरिएशन आ गई, कि एटॉमिक मासेस जिनका ज्यादा है वो पहले लिखे हुए, जिनका एटॉमिक मास कम है वो बाद में लिखे हुए, तो इसको कैसे मैनेज किया जाए। इसके बाद हम आते हैं, जो एक और मेजर चीज देखने में आई वो है पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। अब आइसोटोप्स क्या होते हैं ये आपको यकीनन पता होगा, कि आइसोटोप्स हम कहते हैं ऐसे तमाम एलिमेंट्स को which have same atomic number but different atomic masses। वो एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन एटॉमिक मासेस डिफरेंट होते हैं, दे आर कॉल्ड द आइसोटोप्स। एंड आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स having same atomic number but different atomic masses। लिहाजा उनका एटॉमिक नंबर सेम होगा, एटॉमिक मासेस डिफरेंट होंगे, उसे हम नाम देंगे आइसोटोप्स का। जब हम आइसोटोप्स की बात करते हैं तो एक्चुअली मेंडलीव जो है वो आइसोटोप्स को एक्सप्लेन यानी उसकी पोजीशन को मेंशन नहीं कर पाया। उसकी रीजन क्या है कि आपने आइसोटोप्स पढ़े, जैसे एक मिसाल, एक एग्जाम्पल मैं आपको दूं कि आपने आइसोटोप्स पढ़े। अब एक आइसोटोप्स हम लिखते हैं यहाँ पे, फर्ज कर लें कि हमारे पास हाइड्रोजन की मिसाल लें, हाइड्रोजन होता है बेटा 1H1, इसके बाद एक हाइड्रोजन जो है वो क्या हो जाएगा 1H2, और फिर जो एक हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन हो जाएगा 1H3। ये तीनों आइसोटोप्स हैं हाइड्रोजन के, 1H1, 1H2 एंड 1H3। यानी तीनों हाइड्रोजन को अगर आप नोट करें तो तीनों हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन तीनों हाइड्रोजन के एटॉमिक मासेस जो हैं वो डिफरेंट है। हाइड्रोजन के एटॉमिक मासेस डिफरेंट है। अब क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम है तो मॉडिफाइड में कहेंगे कि तीनों आइसोटोप्स हैं, यानी तीनों हाइड्रोजन सिमिलर एलिमेंट्स हैं। अब अगर आप जरा गौर से सोचें, मेंडलीव ने एलिमेंट्स अरेंज किए ऑन बिहाफ ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, क्योंकि मेंडलीव ने ये कहा कि एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज है वो एटॉमिक मासेस पर डिपेंड करती है, फंक्शन होती है। यानी एटॉमिक मास चेंज होगा तो प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, एटॉमिक मास सेम रहेगा तो प्रॉपर्टी सेम रहेगी। इसके माने ये हुए, अगर मैं 1H1 हाइड्रोजन को देखूं,
अगर मैं 1H1 हाइड्रोजन को देखूं, एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक मास 1, इसकी अपनी एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है। अगर मैं 1H2 हाइड्रोजन को देखूं, तो अब यहां इसका एटॉमिक मास हो गया 2। तो मेंडलीव के मुताबिक जब एटॉमिक मास 2 हुआ तो इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो गई, यानी जो 1H1 हाइड्रोजन है ये अलग एलिमेंट हो गया, जो 1H2 हाइड्रोजन है ये अलग एलिमेंट हो गया। इसी तरह अगर मैं तीसरे पर आ जाऊं 1H3, यानी इस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 3 है, तो इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो 2 और 1 वाले एटॉमिक मास से मेंडलीव के मुताबिक डिफरेंट होगी। तो अब जब हम मेंडलीव पीरियोडिक लॉ को यहां पर अप्लाई करेंगे तो 1H1 हाइड्रोजन डिफरेंट प्रॉपर्टीज रखेगा, 1H2 की प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी, 1H3 की डिफरेंट होगी। यानी मेंडलीव पीरियोडिक लॉ के मुताबिक ये तीनों हाइड्रोजन अलग हो गए। जब तीनों हाइड्रोजन डिफरेंट हैं तो इनकी प्लेसमेंट भी अलग अलग होगी। अब अगर हम सपोज कर लें कि मेंडलीव ने 50 एलिमेंट्स को अरेंज किया, और अगर उसमें से हम फर्ज कर लें, आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि हर एलिमेंट के 3 आइसोटोप्स हो गए, तो इसके माने क्या होंगे, उसको 50 एलिमेंट्स अरेंज नहीं करने, बल्कि उसको 150 एलिमेंट्स की पोजीशन जो है मैनेज करनी होगी, और एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई थी। लिहाजा जब हम आइसोटोप्स की बात करते हैं तो मेंडलीव इन आइसोटोप्स को अरेंज नहीं कर पाया। इसके अलावा जो मेंडलीव है वो एक्चुअली एटॉमिक स्ट्रक्चर को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर के बाद हमें ये पता चली ये बात कि एक्चुअली एटम में इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। लिहाजा मेंडलीव के वक्त तक ये सारी बातें नहीं थी, लगभग सारी चीजें एटॉमिक मासेस के हवाले से डिस्कस की और उसी लिहाज से उसने एलिमेंट्स को प्लेस किया। लिहाजा उसने लेंथ आइसोटोप्स की पोजीशन मेंशन नहीं की, उसने एटॉमिक स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन वो नहीं कर सका। दैट्स व्हाई मेजर जो है प्रॉब्लम रही पीरियोडिक टेबल में। उसने लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स को एक साथ प्लेस कर दिया, उसने क्वाइनेज मेटल्स को और एल्कली मेटल्स को एक साथ प्लेस कर दिया, और इसके अलावा जो पेयर्स मैंने आपको बताए कि जिसके अंदर टेलेरियम एर्गोन को पोटेशियम से पहले लिख दिया उसने, टेलेरियम को आयोडीन से पहले लिख दिया, कोबाल्ट को उसने निकल से पहले लिख दिया, जबकि इन एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस कम ज्यादा हैं और कम एटॉमिक मासेस वाले एलिमेंट को उसने बाद में लिखा। तो ये वो सारे इश्यूज देखने में आया था। ये सारी बातें आप देखें बेटा, अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे कि जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है, जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ हम डिस्कस करेंगे, ये मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बेसिकली ये 1913 के अंदर और 12 के अंदर मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो है आया। और मेंडलीव ने कब लॉ प्रपोज किया था, 1869 में। अब आप देखें 1869 के बाद 1913 के अंदर ये लॉ आया, इसके माने इस पूरे पीरियड के अंदर जो है वो मेंडलीव लॉ और पीरियोडिक लॉ को और पीरियोडिक टेबल को ही ऑब्जर्व किया जाता रहा। और जब उसको ऑब्जर्व किया गया तो उसमें बहुत सारे हमें एडवांटेजेस, बहुत सारे डिसएडवांटेजेस नजर आए, लेकिन जब इनके डिसएडवांटेजेस को देखा गया तो फिर ये बात आई कि क्या हम इस टेबल को भी रिजेक्ट कर दें। लेकिन जो मैं आपको बार बार और पूरे फर्स्ट ईयर के अंदर भी मैं आपको ये बात समझाता रहा कि देखिए जो साइंस की मॉडिफिकेशन है वो 1876 से प्रॉपरली आगे बढ़ गई, जब एटॉमिक स्ट्रक्चर आ गया, फिर रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी हो गई, फिर एक्स रेज जो है वो डिस्कवर हो गए, और इसके बाद रेडियो एक्टिविटी और एक्स रेज के बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर क्लियर हो गया, हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कॉन्सेप्ट आया, और साइंस फिर मॉडिफाइड होनी शुरू हो गई। लिहाजा इस मॉडिफिकेशन के बाद मेंडलीव पीरियोडिक लॉ को जब देखा गया तो इसके जो डिफेक्ट्स थे, इसके जो डिसएडवांटेजेस थे, तो टेबल को टोटल रिजेक्ट करने के बजाय इसके डिसएडवांटेजेस को रिमूव करने की कोशिश की। और इस कोशिश के अंदर जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट काम जो है वो इसमें फिर मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बनाया। और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो है वो मोस्टले ने बनाया, आपने नाम पहले सुना है, हमने एक्स रेज में इसको डिस्कस किया था कि मोस्टले ने 1913 में एक्स रेज को ऑब्जर्व किया
और एक्स रे और एटॉमिक नंबर के दरमियान उसने एक रिलेशन ऑब्जर्व किया और पहली मर्तबा उसने बताया एटॉमिक नंबर का कॉन्सेप्ट दिया और उससे फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आगे चली। लिहाजा इसने मेंडलीव के डिफेक्ट्स को रिमूव करने के लिए मेंडलीव जैसा ही एक पीरियोडिक लॉ बनाया। इसे हम मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कहते हैं। और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ अगर आप देखें तो मेंडलीव पीरियोडिक लॉ जो कल डिस्कस किया था, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं, इनका द डिफरेंस आप देखिएगा। मेंडलीव पीरियोडिक लॉ था कि द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स। ये मेंडलीव पीरियोडिक लॉ बता रहा हूं बेटा कि द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स। जबकि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो मोस्टली ने एक्स रेस को ऑब्जर्व करके एटॉमिक नंबर का कॉन्सेप्ट दिया कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज होती हैं वो बेस करती हैं उसके एटॉमिक नंबर पर। एटॉमिक नंबर के माने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। लिहाजा इसने बताया, अब इसने जो लॉ बनाया वो ये मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। इसने कहा कि एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज हैं वो बेसिकली पीरियोडिक फंक्शन है एटॉमिक नंबर से, एटॉमिक मास से नहीं है बल्कि एटॉमिक नंबर से। क्या माने होंगे कि अगर ये जो प्रॉपर्टीज की बात हो रही है ना बेटा, ये बात हो रही है केमिकल प्रॉपर्टीज की। अब उसने क्या कहा कि जब एटॉमिक नंबर चेंज होगा तो एलिमेंट की प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएगी और जब एटॉमिक नंबर कांस्टेंट रहेगा तो एलिमेंट की प्रॉपर्टीज कांस्टेंट रहेगी। लेकिन जैसा कि आपको बताया कि प्रॉपर्टीज दो तरह की होती है, एक होती है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और एक होती है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। तो मोस्टली ने ये बात मेंशन की कि एक्चुअली जब हम एटॉमिक नंबर चेंज करते हैं तो एटॉमिक नंबर के जरिए एलिमेंट्स की जो है वो केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है, जबकि एटॉमिक मास के जरिए एलिमेंट की फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है। अब जरा ये थोड़े से आप देख लें कि व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीज order of their atomic number, the similar properties of elements fall in the same vertical column. The modern periodic law provided a logical and scientific ground for the classification of elements. It also provided justification of correcting the position of some elements wrongly placed in Mendeleev periodic table. Modern periodic law was originally an empirical approach to express periodicity of elements with increasing atomic masses or atomic number. Therefore, periodic law may be restated as. अब देखें कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के बाद ये बात सामने आई कि एक्चुअली जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो फिजिकल और केमिकल दोनों होती हैं। तो अब जो पीरियोडिक टेबल की बुनियाद रखी गई वो रखी गई एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस पर, और इसके जरिए जब एलिमेंट्स को अरेंज किया गया तो मेंडलीव के जो डिफेक्ट्स हैं वो अल्टीमेटली रिमूव होने शुरू हो गए। जो मेंडलीव के डिफेक्ट्स हैं वो अल्टीमेटली रिमूव होने शुरू हो गए। अब जब देखा ये गया कि एटॉमिक मासेस भी चेंज हो सकते हैं, एटॉमिक नंबर भी चेंज हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको ऊपर मिसाल दी कि यहाँ एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन इनके एटॉमिक मासेस डिफरेंट, तो अब इसके क्या माने होंगे। लिहाजा इस चीज को फिर आगे स्टेट किया गया और आगे जो है वो लॉ क्या कहता है देखिएगा कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, ये जरा इंपॉर्टेंट देखिएगा, ये जो है इसको फाइनलाइज किया गया। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स are the function of electronic configuration of their atoms which vary with increasing atomic numbers in periodic manner। यानी अब जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस पर डिपेंड कर रही है। यानी अगर हम एलिमेंट की, अब जरा गौर से मेरी बात सुनना बेटा, अगर हम एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं
तो एलिमेंट की ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको जहन में रखिएगा, तो पीरियोडिक टेबल में के समझने में तुम्हें आसानी होगी। एलिमेंट्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो डिपेंड करती है एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर एंड कॉन्फ़िगरेशन पर, ठीक है ना। इसी में हमने एक पढ़ा था आइसो इलेक्ट्रॉनिक, अगर आपको याद हो। तो एलिमेंट्स की जो कॉन्फ़िगरेशन पर उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है एटॉमिक नंबर एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो हम आगे जाके आपको डिटेल से बताएंगे। और एलिमेंट की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है वो डिपेंड करती है एटॉमिक मासेस पर। यानी जब एलिमेंट का एटॉमिक मास चेंज होता है तो सिर्फ उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में वेरिएशन आएगी, और जब एटॉमिक नंबर चेंज होगा तो सिर्फ उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर वेरिएशन आएगी। और अब जब पीरियोडिक टेबल को कंस्ट्रक्ट किया गया तो ये कंस्ट्रक्ट किया गया ऑन बिहाफ ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। तो अब जरा पहला डिफेक्ट आप देख सकते हैं जो मैंने अब यहाँ लिखा हुआ है, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। अभी मैंने आपको ये बताया कि अगर हम इन हाइड्रोजन को मेंडलीव लॉ के मुताबिक अरेंज करेंगे, तो मेंडलीव लॉ के मुताबिक हाइड्रोजन को जब अरेंज किया जाएगा तो ये हाइड्रोजन तीनों अलग अलग हो जाएंगे, बिकॉज इनके एटॉमिक मासेस डिफरेंट है। लिहाजा अब एलिमेंट को अरेंज किया गया किस बिहाफ पर, एटॉमिक नंबर के लिहाज से। अब जरा देखें कि जहां पहला हाइड्रोजन आएगा वहीं बाकी दो आएंगे, बिकॉज तीनों का एटॉमिक नंबर सेम है। लेकिन इन तीनों हाइड्रोजन की फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो, तो एटॉमिक नंबर सेम, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम। चाहे तीन हाइड्रोजन हो या ये 50 हाइड्रोजन हो, एटॉमिक नंबर सेम, उनकी पोजीशन सेम आएगी पीरियोडिक टेबल में। एटॉमिक मासेस डिफरेंट होंगे तो उनकी जो उनका जो केमिकल जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है उनमें वेरिएशन आएगी। लिहाजा इस मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के बाद मेंडलीव के डिफेक्ट्स को रिमूव किया गया, और कुछ ऐसी चीजें थी जो देखकर बड़ी हैरानी हुई कि मेंडलीव ने उस वक्त वो चीजें हमें गलत लग रही थी, लेकिन एक्चुअली मेंडलीव ने वो चीजें बिल्कुल सही जो है वो अपनी जगह पर प्लेस की थी। जैसे पहली बात आप देखिए, जो मैंने एक डिफेक्ट का आपको बताया कि एक डिफेक्ट कैसे रिमूव हो गया बेटा, कि तीनों हाइड्रोजन को एक जगह रखा गया, क्योंकि अब हमने एलिमेंट्स को एटॉमिक मासेस से नहीं एटॉमिक नंबर से अरेंज करना है। इसके बाद जो मेजर डिफेक्ट मैंने आपको बताया था, प्रीवियस स्लाइड देखिएगा, जो मेजर डिफेक्ट्स मैंने आपको बताए थे, उस मेजर डिफेक्ट में क्या था बेटा, कि मेंडलीव ने एर्गॉन को पहले लिखा और पोटेशियम को बाद में लिखा। उस वक्त जब तक ये मॉडर्न पीरियोडिक लॉ नहीं आया था, ये हमें एक मेजर डिफेक्ट नजर आ रहा था। बट अब अगर आप देखें हमने इन एलिमेंट्स को अरेंज कैसे करना एटॉमिक नंबर के लिहाज से, जब इन्हें एटॉमिक नंबर के लिहाज से अरेंज किया गया तो देखा यह गया कि हैरत अंगेज तौर पर कि एर्गॉन का एटॉमिक नंबर है 18 और पोटेशियम का 19, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 और निकेल का 28, टेलेरियम का एटॉमिक नंबर 52 और आयोडीन का 53। यानी मेंडलीव ने ये एलिमेंट्स 100% सही अरेंज किए थे। अगर वो उस वक्त ऐसा करता कि लोअर एटॉमिक मासेस को पहले और हायर एटॉमिक मासेस को बाद में लिखता तो वो गलत होता बाद में जाकर। लिहाजा मेंडलीव ने जो अपनी ऑब्जर्वेशन की थी वो बड़ी हद तक बहुत परफेक्ट थी। और आप ये देख सकते हैं कि हमें जो डिफेक्ट नजर आ रहा था कि मेंडलीव ने हायर एटॉमिक मासेस को पहले लिखा और लोअर को बाद में, वो एक्चुअली डिफेक्ट नहीं था, बल्कि मेंडलीव की एक कॉम्प्रीहेंसिव अरेंजमेंट थी। और जब एटॉमिक नंबर के लिहाज से अरेंज किया गया तो ये अल्टीमेटली करेक्ट हो गया। इसी तरह जब हम आते हैं क्वाइनेज मेटल्स पर, हम आते हैं तो क्वाइनेज मेटल्स को जब हम इसको अरेंज करते हैं एटॉमिक नंबर के लिहाज से, तो आप देखिएगा कि लिथियम का जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 3, सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 11, और पोटेशियम का जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 19। ये इनके एटॉमिक नंबर्स हैं, ठीक है बेटा। कॉपर का जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 29, एक कॉपर का एटॉमिक नंबर जो है 29।
गोल्ड का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या हो गया, 79 गोल्ड का एटॉमिक नंबर है। अब आप देख सकते हैं कि जब हम इसको एटॉमिक नंबर के लिहाज से अरेंज करेंगे तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और कॉपर और गोल्ड और सिल्वर, सिल्वर का जो 47 होता है, तो ये कॉपर, गोल्ड, सिल्वर और लिथियम, सोडियम, पोटेशियम के एटॉमिक नंबर में एक बहुत बड़ा हमें डिफरेंस नजर आ रहा है। कॉपर, गोल्ड, सिल्वर और लिथियम, सोडियम, पोटेशियम के एटॉमिक नंबर में हमें एक बहुत बड़ा जो है वो डिफरेंस नजर आ रहा है। ठीक है, जैसे सिल्वर है तो सिल्वर का एटॉमिक नंबर जो है ये होता है 47 होता है, ज्यादा एक बहुत बड़ा डिफरेंस नजर आ रहा है। और जब इन एलिमेंट्स को हम इनके एटॉमिक नंबर के लिहाज से अरेंज करेंगे तो ये अल्टीमेटली एलिमेंट्स एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे, जबकि मेंडलीव ने यहाँ पे उन्हें एक साथ प्लेस किया था। लिहाजा जब मॉडर्न पीरियोडिक लॉ आया, जब मॉडर्न पीरियोडिक लॉ आया तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के बाद मेंडलीव की जो अरेंजमेंट है वो अल्टीमेटली बेटर हो गई। और इस तरह इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल को और मेंडलीव पीरियोडिक लॉ को और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ को कंपाइल करके एक कॉम्प्रिहेंसिव पीरियोडिक टेबल हमने फॉर्म किया, जिसके जरिए जो जितने भी एलिमेंट्स डिस्कवर्ड हुए उन तमाम को प्लेस कर दिया गया और टेबल को इस तरह से बना लिया गया कि अब आइंदा जो भी एलिमेंट डिस्कवर होगा वो इस टेबल में उसकी पोजीशन मौजूद है, वो अपनी प्रॉपर्टीज के लिहाज से इस टेबल में आकर अरेंज हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर है और इसके बाद कल इंशाअल्लाह ताला हम मॉडर्न पीरियोडिक जो टेबल है उसे हम डिस्कस करेंगे कि उसमें एलिमेंट्स को कैसे अरेंज किया गया। कुछ बातें थ्योरेटिकल, लेकिन उसके बाद मैं टेबल जो है वो पूरा टेबल यहाँ ड्रॉ करके आपको बताऊंगा कि एक्चुअली मॉडर्न टेबल के अंदर जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप कैसे उसमें से कलेक्ट कर सकते हैं और इम्पोर्टेंट चीजें क्या हैं। ठीक है बेटा, तो हम आज का लेक्चर जो है वो यहाँ तक इसको हम वाइंड अप करते हैं।